पिछले वीडियो के क्रम में ही अब आइए रदरफोर्ड के अल्फा किरण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर जो उन्होंने परमाणु मॉडल दिया उसको समझते हैं। इसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो परमाणु का कुल द्रव्यमान यानी इसके इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़कर तथा कुल धन आवेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की त्रिज्या के नाभिक में केंद्रित रहता है, जिसको हम नाभिक कहते हैं, और ये धनावेशित होता है। नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर की कोटि की त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच जो क्रियाशील स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है उसके द्वारा प्राप्त होता है। इनके परमाणु मॉडल में दो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। पहला, परमाणु का अस्थायित्व, यानी परमाणु कैसे अस्थायी रहता है यानी स्टेबल रहता है, तो इसमें एक समस्या आई, और एक लाइन स्पेक्ट्रम के व्याख्या में समस्या आई। तो पहले हम परमाणु के अस्थायित्व को समझते हैं। तो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों पर अभिकेंद्र बल लगता है, जिससे वे हमेशा केंद्र की ओर त्वरित रहते हैं। अब क्लासिकल थ्योरी के अनुसार चूंकि त्वरित आवेश क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, अतः नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा भी विकिरण उत्सर्जित होने के कारण इनकी कक्षा की त्रिज्या धीरे धीरे घटती जानी चाहिए और अंत में उसे नाभिक में मिल जाना चाहिए। स्पष्टतः ऐसा होने पर परमाणु अस्थायी नहीं रह सकता। दूसरा, जो लाइन स्पेक्ट्रम मिला उसके कारण उसका क्या इन्होंने इसकी ये व्याख्या नहीं कर पाए। तो रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु के इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं की वृत्तीय कक्षाओं में घूमने के लिए स्वतंत्र माने गए हैं। स्पष्टतः परमाणुओं से सभी संभव आवृत्तियों की विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होनी चाहिए, अर्थात परमाणुओं द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम को सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन प्रायोगिक तौर पर पाया गया कि तत्वों के परमाणु से निश्चित आवृत्तियों के ही लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। अतः रदरफोर्ड मॉडल द्वारा लाइन स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। इसको दूर करने के लिए मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ सुधार किया। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो सुधार किया गया उसे नील्स बोर ने किया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको आप सब लोग कॉपी में नोट करेंगे और इसको याद करके रखेंगे। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है कि इन्होंने क्वांटम सिद्धांत को लगाकर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की तथा परमाणु का नया मॉडल दिया। इस मॉडल को बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो पहला, परमाणु के केंद्र पर धनावेशित नाभिक होता है जिसका आवेश Ze के बराबर होता है, जहाँ Z क्या है, परमाणु क्रमांक है, और E इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण का धन आवेश है। इलेक्ट्रॉन नाभिक, दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमता रहता है। इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन विकिरण नहीं उत्पन्न करते हैं। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। तीसरा है कि किसी भी अस्थायी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्रियाशील आकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। उसके बाद चौथा, इलेक्ट्रॉन की सभी कक्षाएं संभव नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूमने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्णांक गुणज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जहां h प्लांक का सार्वत्रिक स्थिरांक है। इसे बोर क्वांटीकरण प्रतिबंध, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन कहा जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तथा वह v वेग से r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घूम रहा हो तो उसका कोणीय संवेग mvr होगा। तो बोर के अनुसार mvr होगा nh/2π, जहाँ n क्या है, एक पूर्णांक होगा 1, 2, 3, और इसी के गुणज में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उन कक्षाओं में घूमेंगे, और इनको n को मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। इसके बाद जब परमाणु के ये है लास्ट, जब परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन को बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह अपनी अस्थायी कक्षा को छोड़कर ऊंची अस्थायी कक्षा में चला जाता है, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची अस्थायी कक्षा से नीचे की अस्थायी कक्षा में आता है, यानी जब उसका संक्रमण होता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार से उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है तथा उत्सर्जित ऊर्जा क्वांटम का फोटॉन के रूप में होती है, यानी ये एक रेडिएशन के रूप में उत्सर्जित होती है, यानी E2 - E1 = hν, जहाँ E2 उच्च कक्षा
की ऊर्जा है और E1 निम्न कक्षा की ऊर्जा है। तो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बोर का उपयुक्त परमाणु मॉडल आधुनिक भौतिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए उनको 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोग जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको याद करेंगे। धन्यवाद।